हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबका मैं अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है भारत में परिवहन के साधन। अब सुनने में यह जितना इजी लगता है, जितना छोटा लगता है, कि बहुत से साथी अभी ही वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह अध्याय सुनने में जितना इजी है वैसा है नहीं। यह अध्याय भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ऐसे ऐसे प्रश्न उभर के सामने आते हैं जिसका आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। और ये चीजें तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप बातें तो लंबी होती रहेंगी, लेकिन एक बातें और बता दूं, यह इतना विशाल चैप्टर है जिसको एक वीडियो में समाहित करना मुश्किल है। तो हो सकता है यह कई वीडियो में अलग अलग नाम से हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप धैर्य बनाए रहिएगा और हर एक वीडियो को बड़ी तल्लीनता के साथ देखिएगा, तब देखिएगा कि आपकी जानकारी कितनी विशाल हो जाती है। और जैसा कि हमने कहा है कि भारत के भूगोल को रटना नहीं है। मैं इसलिए भारत के भूगोल शब्द की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं भारत का भूगोल ही तो पढ़ा रहा हूं, अन्य सब्जेक्ट पर अभी हमने बात नहीं की है। तो भारत का भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं है, बल्कि देखकर सुनकर उसे याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बातें तो होती रहेंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की कड़ी का यह वीडियो। आप हमारे ऊपर बगल में हेडिंग पे देख पा रहे हैं, भारत में परिवहन के साधन, इस पर बात होगी। तो पहला सवाल यह होता है कि हम परिवहन या ट्रांसपोर्ट कहते किसे हैं, या फिर इनकी एक अच्छी सी परिभाषा क्या होगी। तो भाई इसकी परिभाषा हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाता है। जब आप किसी भी विषय के सब्जेक्ट पर बात कर रहे होते हैं तो हर विद्वान की अपनी अपनी परिभाषा होती है। हर विद्वान अपने अपने हिसाब से उनकी परिभाषा को सोचता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी भी एक परिभाषा दे दी जाए। तो परिवहन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, परिवहन या ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, पहला सवाल यही उठता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये मैंने हेडिंग पर अभी मैंने परिभाषा लिख भी रखा है, लेकिन इसको मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। ऐसी सेवा या सुविधा जिसके माध्यम से व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसे परिवहन या ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस परिभाषा को एक दो बार आप सिर्फ शांत से पूरी धैर्य के साथ रिपीट करें। आई होप कि आपको ये चीजें दिमाग में बैठ जाएगा। जब आप परिवहन को समझ लेंगे तभी तो आगे हम बात कर पाएंगे। तो यही चीजें हमने यहाँ पे लिखा है कि ऐसी सेवा या सुविधा जिसके माध्यम से व्यक्तियों एवं वस्तुओं को, ध्यान रखिए दो चीजें हमने प्रयोग किया यहाँ पे। व्यक्तियों मतलब हम मनुष्य, और दूसरा वस्तुओं। वस्तु भी एक विशाल शब्द है, इसके लिए सिंपल से एक वर्ड याद रख लीजिए, मनुष्य के अलावे जो चीजें हैं वो वस्तु है। व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसे हम परिवहन या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। अब हम परिवहन के साधन पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों। परिवहन के साधन, एक एक चीजें पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो आपके लिए भी यह कर्तव्य बनता है पूरी ईमानदारी के साथ आप वीडियो को देखिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। तो परिवहन के साधन मतलब ऐसी सेवा या सुविधा, सिंपल परिभाषा में ही क्लियर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग हम करते हैं उसे परिवहन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम वैसे साधन को कहां कहां से प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंपल, या तो जमीन पर, या तो हवा में, या तो पानी में। इस तरह से परिवहन के साधन
तीन प्रकार के होते हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। परिवहन के साधन कौन कौन से हैं दोस्तों? परिवहन के साधन तीन प्रकार के हैं। कौन सा? स्थल परिवहन, स्थल परिवहन, ठीक है, जिसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? स्थल परिवहन के बाद क्या आता है? जल परिवहन, जिसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और तीसरा होता है वायु परिवहन, जिसे हम एयर ट्रांसपोर्ट ठीक कहते हैं। ये तीन चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। ऐसे भी आप देखेंगे भूमि, जल, वायु, है ना, तीन चीजें आराम से याद हो जाएगा। तो परिवहन के तीन साधन है। अब कहेंगे इसको जानने की हमें क्या आवश्यकता थी? दोस्तों आवश्यकता है क्योंकि जब आप पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेंगे तभी आप आज के दौर में प्रतियोगी परीक्षा में कंपटीशन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखें परिवहन के साधन, यहां जो चीजें आपको जाननी है वो ये, परिवहन के इन तीन साधनों में किसका कितना ज्यादा प्रयोग है या परसेंटेज के हिसाब से किनका कितना योगदान है, तो वो देख लीजिए। पूरे परिवहन के साधन में स्थल परिवहन का योगदान 92%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जल परिवहन का योगदान 2% है। पूरे परिवहन के साधन में 2% योगदान वाटर ट्रांसपोर्ट का है और बाकी बच गया 6%। तो 6% जो योगदान है वो है वायु परिवहन का। कोई दिक्कत नहीं यहां तक दोस्तों। तो परसेंटेज के हिसाब से अब आप बताइए इन तीन साधनों में से सबसे ज्यादा योगदान कौन सा साधन देता है। यहां पे भी सिंपल सा लॉजिक अपना सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वह स्थल, जमीन पर जो साधन है, ट्रांसपोर्ट है, वो चीजें ज्यादा प्रयोग होता है। वो गरीब से गरीब आदमी भी इसका उपयोग कर लेता है लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उसे परसेंटेज के रूप में बताने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें याद रख लीजिएगा। स्थल परिवहन 92%, जल परिवहन 2% और वायु परिवहन 6% है। अब क्या है कि यहीं तक नहीं रुकना है दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आपको जैसा हमने कहा एक एक करके मैं बताऊंगा। अब हम देख लेते हैं पहले स्थल परिवहन को। स्थल परिवहन को भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? तीन भागों में। स्थल पे क्या है? पहला सड़क, सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन, पाइप लाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। जल परिवहन कितने भागों में बांटा गया है? तो जल परिवहन दो भागों में बांटा गया है। एक है अंतः स्थलीय और दूसरा है सागरीय या महासागरीय जल परिवहन, ठीक है। अब है वायु परिवहन। ये भी दो प्रकार का है। वो क्या है? राष्ट्रीय और दूसरा क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है। अंतः
क्योंकि यहाँ पे स्थलीय थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, तो अंतः जल परिवहन दे सकते हैं आप इसमें, अंतः जल परिवहन। अब देखिए यहाँ पे एक दो बार सिर्फ पढ़ लीजिए। स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। जल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? पहले नाम देख लीजिए, बाद में हम अभी डिस्कस करेंगे। जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया, अंतः जल परिवहन और दूसरा सागरीय या महासागरीय जल परिवहन, और तीसरा वायु परिवहन में एक है राष्ट्रीय और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए पहले सिंपल सा अर्थ समझ लेते हैं इन तीनों का। सड़क आप समझ रहे हैं, परिवहन के वह साधन जिसको सड़क पर प्रयोग करते हैं, या वे साधन जो सड़क पर प्रयोग होता है उसको सड़क परिवहन के अंतर्गत लाया जाता है। रेल हम आप समझ रहे हैं, रेल समझ रहे हैं, रेल सिंपल ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन स्थल परिवहन का हिस्सा है। और पाइपलाइन समझ रहे हैं, पाइपलाइन चूंकि जब परिवहन की परिभाषा में आपने देखा था व्यक्तियों एवं वस्तुओं को, आदमी यानी हम आप सड़क से चले जाएंगे, मोटर कार से चले जाएंगे या ट्रेन से चले जाएंगे। बहुत सी चीजें जो लिक्विड या द्रव अवस्था में है उसको आप कैसे लाइएगा? ट्रेन पे तो ला नहीं पाइएगा, या फिर बस में भर के तो नहीं ला पाइएगा। तो उसके लिए पाइपलाइन का विस्तार किया जाता है, वो जमीन पर किया जाता है, ठीक है, जमीन के अंदर भी किया जाता है, भूमिगत किया जाता है। तो वो भी कहां पे होता है? लैंड पर होता है, भूमि पर होता है, इसलिए एक प्रकार पाइपलाइन को भी माना जाता है। दूसरा जल परिवहन है। जल परिवहन अंतः स्थलीय या अंतः जल परिवहन यह है कि एक देश की सीमा के भीतर, ध्यान से सुनिएगा, एक देश की सीमा के भीतर जल परिवहन के साधन को अंतः जल परिवहन कहा जाता है। और जब देश की सीमा के बाहर आप जब जाते हैं उनको बाह्य या सागरीय या महासागरीय जल परिवहन कहते हैं। अब ये क्यों होता है? समुद्र के थ्रू आप एक देश से दूसरे देश को परिवहन की सुविधा मुहैया कराते हैं, ठीक है, ये सिंपल। ये चीजें आप भी वीडियो में आगे लंबी बातचीत होगी, या सिंपल समझ लीजिए। वायु परिवहन में एक होता है नेशनल लेवल का, एक देश की सीमा के अंतर्गत जब हम वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं तो उसको राष्ट्रीय परिवहन, वायु परिवहन कहा जाता है। और जब देश की सीमा से बाहर दूसरे देशों को हम परिवहन की सुविधा मुहैया कराते हैं उसको अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन कहा जाता है। ये चीजें समझ लेने के बाद अब आपको लग रहा है कि वीडियो एक से ज्यादा क्यों बनने वाला है, ये एक एक चीज को हम एक एक मतलब देखने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे सड़क हो गया तो अभी हम सड़क पे विस्तार से बात करेंगे, फिर रेल पर करेंगे, उसी तरह पाइपलाइन है, जल परिवहन की दोनों चीजें देखेंगे, वायु परिवहन का भी दोनों चीजें देखेंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन रुक जाइए, अभी आगे बढ़ते हैं, यह देख लेते हैं कि वायु परिवहन का जो यह स्थल परिवहन में योगदान है 92%, ये तो सम्मिलित रूप से है। लेकिन यहाँ पे जो जानने का की आवश्यकता है वो ये, सड़क परिवहन अकेला पूरे में से 83% योगदान करता है परिवहन में, और रेल परिवहन अकेला 9% योगदान करता है। 92% को इन 2 भागों में बांट दिया गया। अब कंफ्यूज आप मत होइए, ये देखिए, परिवहन में या परिवहन के साधन के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कौन सा साधन है? वो है सड़क परिवहन, यानी 83% योगदान अकेले सड़क का होता है, ठीक है, अकेले सड़क का होता है। ये सड़क परिवहन जो है ये अनादिकाल से चला आ रहा है, यह सबसे पुराना साधन है, सबसे अधिक प्रयोग होने वाला साधन है, इसलिए 83% अकेले योगदान करता है सड़क। और बाकी बच गए 9%, वो रेल मार्ग उसको पूरा कर देता है। बाकी 2% आप देख रहे हैं जल 2% योगदान करता है, वहीं वायु परिवहन 6% योगदान करता है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं सड़क परिवहन को। स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्थान 83% योगदान जो करता है टोटल परिवहन के साधन में, वो सड़क परिवहन का। तो अब हम बढ़ते हैं सड़क परिवहन की तरफ। ठीक है, बिना देर किए हम बढ़ते हैं। सड़क परिवहन को आप रोड ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या बातें आपको जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अभी तो 2-4 बातें आप भी बता सकते हो कि जैसे सड़क परिवहन जो है स्थल परिवहन का सबसे पुराना साधन, ध्यान दीजिएगा, स्थल परिवहन का सबसे पुराना साधन सड़क परिवहन है। अब मैं पहले लिख लेता हूं, है ना। स्थल परिवहन का सबसे पुराना साधन, ये चीज है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या आप बता सकते हैं इसमें जो हमें जानना चाहिए? स्थल परिवहन में यह सर्वाधिक प्रयोग जिस साधन का होता है, सर्वाधिक प्रयोग वो सड़क परिवहन का होता है। अब पूछेगा कितना % योगदान होता है, तो अभी आपने देखा कि अकेले सड़क का योगदान 83% है। पूरे परिवहन के साधन में अकेला 83% योगदान सड़क का है। ये चीजें जान गए। अब हम चूंकि भारत में सड़क परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम बढ़ते हैं भारत के बारे में। मुख्य रूप से ये चीजें तो भारत के ही बारे में। भारत का जो सड़क परिवहन है ना, भारत का सड़क परिवहन विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन गया आपका कि भारत का सड़क परिवहन विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तीसरा जो चीजें हमको जानना है, अब सवाल उठता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सड़कों की लंबाई कितनी है। तो लंबाई देख लीजिए, इसकी वर्तमान में जो लंबाई है, लंबाई जो है 56 लाख से प्लस, इसको किलोमीटर लिखते हैं, 56 लाख किलोमीटर से प्लस लंबाई है वर्तमान में भारत में सड़क की। अब अनुमान लगा सकते हैं 56 लाख किलोमीटर सड़क परिवहन की लंबाई है। अब आगे जो और इसमें आपको महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, कितना विशाल क्षेत्रफल जिस परिवहन का है, उसके रखरखाव के लिए भारत में कोई उचित व्यवस्था है कि नहीं? बिल्कुल है। सड़क की देखभाल करने के लिए भारत में एक अलग मंत्रालय बना दिया गया है। वो मंत्रालय कौन सा है वो देख लीजिए। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय का गठन किया गया है भारत में। और वो कब किया गया है वो भी देख लीजिए। उनका गठन किया गया है 2009 ईस्वी में। बिल्कुल ध्यान से फिर से एक बार देखिए, भारत में सड़क परिवहन से संबंधित पूछा जाएगा कौन सा मंत्रालय है, तो वो मंत्रालय का नाम है सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय। अभी तक जो है कि सड़क परिवहन का चार्ज जिसे कहा जाए, ये तो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि वो किसको चार्ज दिया जाता है। तो इतना मोटे अर्थों में याद रख लीजिए कि इसका चार्ज कैबिनेट लेवल के किसी मंत्री को दिया जाता है। अब ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इस पर बात करेंगे हम जब हम पॉलिटी की बातें करेंगे, जब हम पॉलिटिकल साइंस पर बातें करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो वहां हम विस्तार से इस पर बताएंगे। क्योंकि यहाँ अगर वो चीजें हम बताएंगे तो ये होगा कि लाइन डाइवर्ट हो जाएगा और वीडियो किसी और मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर इतना रख लीजिए
कि सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है एक स्वतंत्र मंत्रालय है, ये अपना निर्णय खुद लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह सड़क परिवहन के बारे में मोटे मोटे ये बातें जानना है, लेकिन सड़क परिवहन यहाँ भी समाप्त नहीं हो जाता, इसके भी कई अंग है, उस पर भी बात करेंगे। हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उभर कर सामने आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, सड़क परिवहन के बारे में उसका भूमिका जान लेने के बाद अब हम जानने का प्रयास करेंगे सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइए। वीडियो को जब आप एक दो बार रिपीट करके देखेंगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा। और हम अब तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहानी की तरह सारी बातें समझा दी जाए। तो अब हम बढ़ते हैं, सड़क परिवहन के कितने प्रकार हैं। बिल्कुल इजी है दोस्तों, घबराना नहीं है। सड़क परिवहन को मुख्यतः या मोटे रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ये अब चूंकि लंबा वाक्य है, बस इतना सा देख लीजिए। सड़क कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें भी तो याद रख सकते हैं। तो अब देखिए, आप बिल्कुल इजी समझ पाएंगे। सड़क मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कच्ची सड़क और एक होता है पक्की सड़क। अब कहेंगे इसमें जानने वाली कौन सी बात है, तो रुक जाइए दोस्तों, इसमें भी जानने के लिए बहुत सी चीजें आपके लिए उपलब्ध है, या जिसे कहें हम कि आपको जानना चाहिए। पहले तो इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। ये कच्ची सड़क क्या होता है और पक्की सड़क क्या होता है। इसके लिए मोटे अर्थों में एक बातें याद रख लीजिए। कच्ची सड़क वो है जिसे सिर्फ मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी जो है कि ठोक ठोक कर, एक लोकल भाषा में कहते हैं मिट्टी को जमा करके उससे जो सड़क बनाया जाता है उसको कच्ची सड़क बोलते हैं। और पक्की सड़क क्या होता है कि कंक्रीट, रेत, छर्री, सीमेंट, इस सब चीजों के मिश्रण से पक्की सड़क का निर्माण किया जाता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे। कच्ची सड़क वर्षा में जो है कि गीला हो जाता है, और ये सब चीजें अधिकतर आपको गांव कस्बों में मिलेगा। ये बड़ी दुख की बात है कि इस 21वीं शताब्दी में भारत को आजाद हुए वर्षों हो गए, कुछ सालों बाद हम शतक लगाने वाले हैं, आजादी को 100 साल पार कर जाएंगे, लेकिन आज भी भारत का बहुत सा हिस्सा कच्ची सड़क से जुड़ा है। तो ये इसमें जानने के लिए ये चीजें हैं कि कच्ची सड़क का रखरखाव या निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो इसके बारे में जान लीजिए। कच्ची सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी जो होती है वह ग्राम पंचायत या फिर कहें जिला परिषद ये ग्राम पंचायत या जिला परिषद के हाथों में होती है। अभी जैसे कह सकते हैं मनरेगा योजना बहुत फेमस योजना है, गरीबों को रोजगार देने के लिए या उसे अपना पालन पोषण करने के लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है ना। तो उसके तहत ग्राम पंचायत या जिला परिषद कच्ची सड़क का निर्माण गांव में करता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ देगा कि गांव में कच्ची सड़क निर्माण की लोकल अथॉरिटी किसकी है। भाई ये ग्राम पंचायत बोले, मुखिया बोले या जिला परिषद बोले, ये सब निर्माण तो करता है, लेकिन इसके रख रखाव की जिम्मेदारी या फिर कहें इसकी निगरानी कौन करता है। तो इसकी निगरानी करता है ब्लॉक लेवल पर जो अधिकारी होते हैं, ब्लॉक पदाधिकारी इसके लिए पूरी जवाबदेह होती है, या उसकी निगरानी करने वाली एजेंसी बोले या संस्था होती है ना। यहां से तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं के बराबर पूछा जाता है, यह सिर्फ आपको जानकारी में रखनी है। जब आप किसी को समझा रहे होंगे तो ये चीजें आप मोटे अर्थों में बता सकते हैं। मेन जो सड़क के प्रकार में से प्रश्न उभरता है वो यहां से उभरता है। 2-3 प्रश्न तो यहीं से पूछ देता है, अभी आगे भी हम नहीं बढ़ेंगे। पक्की सड़क को समझने के लिए हम इनके ऐतिहासिक पहलू पर बात करेंगे। इसको हम देख लेते हैं, पक्की सड़क
तो समझ गए क्या होता है, कंक्रीट, बालू, छर्री, ये सब चीजें मिलाकर सीमेंट से पक्की कर दिया जाता है, उसको हम पक्की सड़क कहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा विस्तार में जाते हैं। एक होता है आजादी से पूर्व, एक क्या होता है, आजादी से पूर्व, और दूसरा होता है आजादी के पश्चात, आजादी के पश्चात, ठीक है ना। तो सड़क, पक्की सड़क से रिलेटेड यहां से भी 2-3 प्रश्न उभरता है। वो ये देखिए, आजादी से पूर्व सड़कों के निर्माण के लिए, अब आजादी शब्द की हमने जब यहां चर्चा किया थी, ये उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारत में सड़कों के सुधार के लिए एक योजना लाया था, और वो बड़ी फेमस योजना है, वो है नागपुर योजना। और वो बना था 1943 ईस्वी में। और आजादी के बाद भी एक योजना बना है, वो है 20 वर्षीय योजना, वो बना है 1961 ईस्वी में। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहीं से ये दोनों चीजें आपके लिए मायने रखता है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सोते उठते ये चीजें आपके माइंड में कौंधती रहनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ देगा प्रश्न कि नागपुर योजना 1943 का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा भारत में पक्की सड़कों से इसका संबंध है। या फिर पूछ देगा कि पक्की सड़क निर्माण से संबंधित नागपुर योजना की घोषणा कब की गई, तो आपका जवाब होगा 1943 ईस्वी। और दूसरा पूछ देगा पक्की सड़क निर्माण से संबंधित 20 वर्षीय योजना की घोषणा कब की गई, वो की गई 1961 ईस्वी में। या फिर पूछ देगा 20 वर्षीय योजना क्या है, वो है सड़क से संबंधित, ठीक है। तो इसके ईस्वी को लेकर भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको लग रहा है ना कि वीडियो कितना छोटा है या कितना बड़ा है, तो घबराइए नहीं, हम एक एक करके पूरा निचोड़ करके हम आपके सामने वो डाटा प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहे लिख लें, हम रुकेंगे नहीं, अभी और बातें करेंगे। आइए दोस्तों, पक्की सड़क को 2 भागों में हमने बांटा था, ठीक है, एक स्वतंत्रता से पूर्व और एक स्वतंत्रता के बाद। अब सड़क को समझने के लिए अब हम उसके पहले पड़ाव यानी आजादी से पहले जो नागपुर योजना 1943 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत बड़ा केंद्र यह नागपुर योजना 1943 ईस्वी है। इसलिए इसको जानना, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक करके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यह पूछ देगा कि यह नागपुर योजना 1943 का संबंध किससे है, तो यह है सड़कों का वर्गीकरण से संबंधित, सड़कों का वर्गीकरण से संबंधित। अब दूसरा, मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, वहां प्रश्न पूछ देगा कि नागपुर योजना 1943 में सड़कों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी प्रश्न पूछ देगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है वो ये है कि नागपुर योजना 1943 ईस्वी में सड़कों का वर्गीकरण किया गया क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ी समस्या हो रही थी, सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव को लेकर, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं कि नागपुर योजना 1943 के तहत सड़कों के निर्माण रख रखाव के हिसाब से
सड़कों का वर्गीकरण किया गया और नागपुर योजना के तहत सड़कों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? यहां भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो गया कि नागपुर योजना के तहत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया। तो वो है दोस्तों, बहुत इजी है, रटना नहीं पड़ेगा, बार बार हम कह रहे हैं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। दूसरा है राज्य महामार्ग। तीसरा है जिला सड़क। और चौथा है दोस्तों ग्रामीण सड़क। अब देखिए ये कितना इजी है समझना, पहले वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एक देश लेवल का होता है, नेशनल लेवल का होता है, ठीक है। राज्य महामार्ग उससे थोड़ा छोटा होता है, एक स्टेट लेवल का ये सड़क होता है। और स्टेट से नीचे पहुंच जाते हैं वो जिला लेवल का सड़क होता है, और उससे नीचे जब जाते हैं गांव लेवल का सड़क होता है। तो मोटे मोटे अर्थों में इतना अभी जानने का जरूरत है, क्योंकि इसके बारे में अगर हम पूरा यही डिस्कस करेंगे तो यहीं फंस के रह जाएंगे, क्योंकि इसमें भी हम अलग अलग कड़ी को एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यों कहा था कि एक विशाल अध्याय है जिसको एक वीडियो में समाहित कर पाना मुश्किल है। अब देखिए इस पर हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को इंग्लिश में नेशनल हाईवे कहा जाता है, जिसको हम एनएच शॉर्टकट में कहते हैं। उसको फुल फॉर्म इस तरह लिख लीजिए, नेशनल हाईवे। और दूसरा राज्य महामार्ग को स्टेट हाईवे यानी एसएच कहते हैं। जब इसका आप फुल फॉर्म लिखेंगे तो वो ये हो जाएगा स्टेट हाईवे। और क्या है? एक है जिला सड़क। जिला को क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड। और लास्ट में क्या है? ग्रामीण सड़क यानी विलेज रोड, यानी उसको वीआई विलेज रोड। इस तरह आप दोस्तों इनको देख पा रहे हैं कि नागपुर योजना के तहत सड़क को 4 भागों में या सड़कों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया। एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, राज्य महामार्ग स्टेट हाईवे, जिला सड़क डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़क विलेज रोड। तो आपको अब समझ में आएगा कि कहीं कहीं पे ये एनएच, एसएच, डीआर, वीआर क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आप और विभाग में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप रेलवे में आते हैं तो रेलवे में जब आप फाटक की चर्चा कर रहे होते हैं, लेवल क्रॉसिंग की चर्चा कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको इस सड़क के वर्गीकरण की बात की जाती है। तो वहां पर आप देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में ये चीजें आदमी प्रयोग करता है, क्योंकि एनएच, एसएच, डीआर, वीआर शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग वहां होता है। तो ये क्लियर हो पा रहा है कि ये क्यों प्रयोग होता है, डीआर, वीआर, एसएच, एनएच। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम एक एक करके बढ़ेंगे भाई, सब पे तो एक साथ यहाँ पे चर्चा कर नहीं सकते। अब हम इसके एक पहलू पर बात करेंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नागपुर योजना के तहत जो सड़क का वर्गीकरण किया गया, और पहला जो नाम आता है वो एनएच का आता है। अब यह एक ऐसा पड़ाव है जहां से अक्सर प्रश्न उभर कर सामने आता है, तो इसको भी आप बड़ी गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल बारीकी से इनको और बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे एनएच के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग को नेशनल हाईवे या एनएच कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल उठता है कि यहां कहां कहां से प्रश्न उभरता है इससे। तो
तो पहला जो इसका जानने के लिए जरूरी है वह है इसका उपयोग क्या है, इस एनएच का क्या प्रयोग है। तो बिल्कुल समझिएगा, ये एनएच जो है एक नेशनल लेवल का होता है, देश लेवल का होता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी निर्माण रखरखाव किसके अधीन आता है, वह आता है भारत सरकार के अधीन आता है या केंद्र सरकार के अधीन आता है। अब समझते हैं कि अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका उपयोग कहां किया जाता होगा। अब देखिए, मैं पहले लिख लेता हूं फिर समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। इसका निर्माण जो है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है वह अंतरराज्यीय लेवल का होता है, अंतरराज्यीय परिवहन, ठीक है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में यह परिवहन करता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला जो सड़क है वो नेशनल हाईवे है। दूसरा, यह राज्यों की राजधानियों को भी जोड़ता है, यहां पे लिख देता है राजधानियों को यह जोड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ने के लिए एनएच का प्रयोग होता है। तीसरा, सिर्फ यही नहीं रुकता है, देश के प्रमुख नगरों को जोड़ता है, इसके अलावे बंदरगाहों को और कई बार जो होता है कि बड़े बड़े रेलवे जंक्शनों को और उसके बाद जो है कि बंदरगाह तो लिख ही दिया मैंने, रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ने का काम करता है। अब ये सब चीजें देखिए, एक राज्य के सीमा के अंतर्गत ये सीमित होने वाली चीज है। एनएच का प्रयोग वैसी चीजों के लिए किया जाता है, वैसे साधन के रूप में किया जाता है जहां एक राज्य की सीमा समाप्त हो जाती है। तो कहां कहां आएगा, ये चीजें 2-3 बार देख लीजिए, क्योंकि ये चीजें बारीक चीजें हैं जो आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम में अगर पूछ देगा तो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो अंतरराज्यीय परिवहन, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला यह परिवहन होता है, राज्य की राजधानियों को जोड़ता है, प्रमुख नगरों को जोड़ता है, बंदरगाहों को जोड़ता है, और यह बड़े बड़े रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ने का काम करता है। और अभी हमने कहा कुछ देर पहले ही, रेलवे में एनएच का बहुत रोल है, या सड़कों का जो अभी प्रयोग वर्गीकरण हमने किया उसका बहुत प्रयोग होता है। अब हमारे रेलवे के बहुत सारे नए साथी को भी इसकी जानकारी हो गई कि एनएच, एसएच, वीएच इस तरह का शब्दों का क्यों प्रयोग होता है, तो क्लियर हो गई। तो ये इनका प्रयोग है, उपयोग है। अब जो चीजें हमको इसमें जानना है वो ये जानना है कि इसका नियंत्रण, एक एक चीजें हम बड़ी बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नियंत्रण, भाई ठीक है, इनका प्रयोग ये हो गया, इनका नियंत्रण किसके हाथ में होता है। थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था ये एनएच जो है वो नेशनल लेवल का है, और इसके लिए जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए काम करती है? नहीं। भारत सरकार की संसद के अधीन सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय होती है, ये हम आप जान गए। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय क्या वो खुद करता नहीं, उसके अधीन भी बहुत सारे विभाग होते हैं। तो इसके नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी जो है वह भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय होती है। एक जो है कि छोटा सा नाम है, देख लीजिए वो क्या है, CPWD, ये एक डिपार्टमेंट है शॉर्टकट। इसको फुल फॉर्म जब आप कहेंगे वो हो गया सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये सब फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है, CPW का फुल फॉर्म पूछ देगा तो घबराना नहीं है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इनका फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग।
ठीक है, इसको अभी और हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया एनएच का नियंत्रण करती है ये डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इनका जो है कि नियंत्रण करता है। तो अब हमको जानना है कि इसका निर्माण कौन करता है। फिर ये नियंत्रण कर दिया, इसका निर्माण कौन करता है। इसका निर्माण करने के लिए भी सीपीडब्ल्यूडी के अधीन एक और एजेंसी है। सीपीडब्ल्यू तो बड़ी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन ये सीपीडब्ल्यूडी आता है। इसके अधीन भी छोटी छोटी जो कि विभाजन किया गया है वो है NHAI। अब NHAI एनएच का निर्माण करता है। अब देखेंगे इसमें नाम में ही जुड़ा हुआ है एनएच। तो NHAI क्या करता है, एनएच के निर्माण से संबंधित है। अब इनका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में NHAI कहा जाता है। अब उसका जब हिंदी मीनिंग देखेंगे तो हिंदी मीनिंग होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये है इनका हिंदी। अब इनकी स्थापना कब किया गया है, NHAI की स्थापना किया गया है 1995 ईस्वी में। अब थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा लगता है कि ये खिचड़ी हो रहा है। एनएच का उपयोग आप समझ गए, इसके नियंत्रण, ये जो ये नियंत्रण होता है वह सीपीडब्ल्यूडी के अधीन होता है, और इसका निर्माण सीपीडब्ल्यूडी के अधीन NHAI करता है, जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया है। तो ये इसका जो है कि पूरा डाटा है, क्योंकि आप सोच लीजिए कि कहां कहां से प्रश्न पूछेगा, ये यही सबसे प्रश्न पूछा जाता है। अभी पूरा नहीं हुआ, इन्हें एक और भी बहुत सी चीजें इसमें हमको जानना आवश्यक है। अब देख लीजिए कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, तो इधर हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं यहाँ इनको, आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आपने ले लिया, चलिए अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। देखिए होता क्या है कि यह ढांचा किस तरह काम करता है। ठीक है, अभी यहीं पे समझना है। ढांचा क्या करता है, भारत में ऊपर क्या होती है, संसद होती है ना। संसद के अधीन एक मंत्रालय क्या है, वह है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना की गई है 2009 ईस्वी में। ये चीजें याद आ गई। और इसके अधीन क्या होती है, CPWD होता है, और इसके अधीन क्या होती है, NHAI। यही सब चीजें तो हम इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और NHAI की स्थापना कब की गई है दोस्तों, 1995 ईस्वी में। अब आप देख रहे हैं कि जिसके अधीन NHAI आता है उसकी स्थापना बाद में की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से समझने का और भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का एक जो मंत्री होता है वह उसी विभाग के मंत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, उसके अधीन CPWD और उसके अधीन NHAI होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना चाहे लिख लें, फिर हम NH पर और बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों NH के बारे में और भी बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। अब हमें जानना यह है
कि एनएच की टोटल लंबाई कितनी है, क्योंकि हमने पहले लिख रखा है ताकि हमको बोलने का ज़्यादा समय मिल सके। तो टोटल लंबाई, चूंकि ये अंतिम डाटा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एनएच की लंबाई बढ़ती जा रही है या फिर निर्माण के बाद कुछ समय तक ये चेंज हो जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि भारत में वर्तमान में एनएच की लंबाई 1,03,933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और यह लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए, भारत में सड़क की कुल लंबाई का 1.9% योगदान है एनएच की लंबाई का। 1.9% बोले या लगभग 2% योगदान है। अब यह 2% जो एनएच है भारत के सड़क यातायात का टोटल, बड़ी आश्चर्यजनक है कि यह 40% योगदान करता है। मतलब पूरी सड़क में जितना हम यातायात का प्रयोग करते हैं, अकेले एनएच जो कि 2% आबादी के हिसाब से बोला जाए कि वह 40% योगदान कर लेता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे देख लिया, क्लियर हो गया कि एनएच की कुल लंबाई 1,03,933 किलोमीटर है। देश की सड़क लंबाई का यह 1.9% या इसे 2% भी आप कह सकते हैं, और वह सड़क यातायात का 40% यातायात को पूरा करता है। यह हो गया लंबाई से संबंधित अगर कोई प्रश्न यहाँ पूछा जाता है तो। अब सवाल होता है, अब लंबाई चूंकि हो गई, भारत में कितना लंबा एनएच है, अब राज्यवार स्टेट लेवल से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में एनएच की लंबाई कितनी है। अब चूंकि परीक्षा में एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है वो सेटर के माइंड पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी ये पूरी संभावना रहती है कि सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है एनएच की, वहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो एक प्रश्न यह बनता है कि एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला भारत का कौन सा राज्य है, ये प्रश्न पूछेगा। तो बहुत से लोग एक राज्य का नाम याद रख लेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। अब समय बदल गया है, आपको वैकल्पिक उत्तर भी याद रखना होगा। सामने जो उत्तर दिख रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वही उत्तर उसका होगा। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य का नाम क्या है, तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश होगा, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आंध्र प्रदेश का आता है। वही चीजें हमने यहाँ पे लिखा है कि राज्य की लंबाई के हिसाब से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पे सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और उसकी लंबाई 8487 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे राजस्थान आता है, वह 7906 किलोमीटर। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र यानी 7470 किलोमीटर। वहीं चौथे स्थान पे आंध्र प्रदेश 5598 किलोमीटर एनएच की लंबाई है। अब देखिए यहां से दो चार प्रश्न कैसे उभर कर सामने आता है वो ये देखिए। पहला तो आपको मिलान करने वाला दे देगा कि भारत में सर्वाधिक लंबाई, एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्यों का अवरोही क्रम में सजाइए। तो जब आपको ये नाम याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। कई बार होगा जैसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एनएच की लंबाई सबसे अधिक है, तो वहां ये होगा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप कह देंगे, अगर आपने और भी ऑप्शन नहीं याद किया है तो आप कह देंगे प्रश्न गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है। लेकिन प्रश्न को आप गौर कीजिए, पूछ रहा है कि एनएच की लंबाई निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है, मतलब इस ऑप्शन में से आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश अगर नहीं रहे तो राजस्थान होगा, अगर राजस्थान भी नहीं रहे तो महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र भी नहीं रहे तो आंध्र प्रदेश होगा। लंबाई का देख रहे हैं, ज्यादा का अंतर नहीं है, इन दोनों को आप देख लीजिए 7900 7400, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। 500 से भी कम किलोमीटर लंबाई कम है, महाराष्ट्र से राजस्थान को ज्यादा है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, लिखना चाहे लिख लें। अभी और भी इंटरेस्टिंग बातें इस पे करना बाकी है। ठीक है दोस्तों,
हाय दोस्तों, आइए अब जानने का प्रयास करते हैं भारत का सबसे लंबा एनएच के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड अगर सबसे ज्यादा प्रश्न आज तक परीक्षाओं में पूछा गया है तो वो यहीं से पूछा गया है। तो अब इसे अनुमान लगा लीजिए कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करें। अभी तक जो कुछ समय पहले तक यह था कि भारत का सबसे लंबा एनएच NH7 था, लेकिन वर्तमान में वो चीजें चेंज हो गई हैं, क्योंकि जो चीजें एक बार रिकॉर्ड कायम होती है वो रिकॉर्ड कभी न कभी टूटती जरूर है। ठीक है, तो वही हुआ कि वर्तमान में NH7 का वो रिकॉर्ड समाप्त हो गया और भारत का सबसे लंबा एनएच का खिताब NH44 को मिला है। यह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने वाला एकमात्र एनएच है। तो बड़ी बारीकी से इनको हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसके बारे में कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि समय के बचत करने के लिए ये मैंने पहले ही लिख रखा है, लेकिन ये मैं इसलिए ऐसा किया है ताकि मैं आपके सामने ज्यादा देर तक बोल सकूं, आपके सामने ज्यादा से ज्यादा समय तक वार्तालाप कर सकूं। तो आइए बिल्कुल ध्यान से पहले समझते हैं। यह एनएच उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला एकमात्र एनएच है। तो उत्तरी भारत में कौन सा राज्य है, या फिर कहें अभी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर है। अब आप कहेंगे नहीं, सबसे उत्तर में तो लद्दाख है, लेकिन नहीं, मैं इस एनएच की बात कर रहा हूं। यह एनएच जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और नीचे तमिलनाडु तक जाती है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए वो नीचे उतरती है। उसके बाद पंजाब, चूंकि ये चीजें आपको बोरिंग कर सकता है, इसलिए आपको हम आगाह करते हैं कि पहले भारत का मैप आप सामने रखिए और मेरी बात को सुनते जाइए और उसमें देखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगी, ज्यादा देर तक माइंड में ये चीजें सेव रहेगा। तो फिर से देखते हैं, यह श्रीनगर से स्टार्ट होती है, उसके बाद नीचे उतरती है पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में ये आगरा के बाद वो एमपी में प्रवेश करती है और एमपी यानी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, और ग्वालियर से फिर वो नीचे जब बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश का झांसी, झांसी को छूते हुए, झांसी से होते हुए वो आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र आती है, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, और भारत का सबसे दक्षिणी नोक, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है, कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये इनका पूरा रास्ता है। तो वही चीजें हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि यह श्रीनगर से होकर चलती है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा एनएच NH44 हो गया और पुराना नाम NH7 था। ये क्या था, पुराना नाम है। ठीक है, पहले NH7 था, अब 44 हो गया। ये श्रीनगर, श्रीनगर कहां है भैया, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। श्रीनगर से होती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कन्याकुमारी, यानी ये कौन सा एरिया हो गया, तमिलनाडु का राज्य। ठीक है, तो अभी यहां पर आप कहेंगे ठीक है इतना जान लिया और कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुई है, अभी इनसे बहुत सारे प्रश्न अभी निकलना बाकी है। उन सबको एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल बारीकी से और धैर्य से देखिए। आई होप कि आपको ये सब चीजें आपने आज से पहले नहीं जाना होगा, वो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये देखिए एनएच जो 44 है वो अकेला नहीं है, बल्कि कई एनएच से मिलकर बना है। वो देखिए कैसे, ये श्रीनगर से जो पंजाब आती है वो NH1A, पंजाब से दिल्ली, ठीक है, पंजाब से दिल्ली 1 है ना, NH1, और दिल्ली से आगरा NH2, आगरा से ग्वालियर NH3, ग्वालियर से झांसी NH75 और NH26, और झांसी से होते हुए ये जो कन्याकुमारी जाती है वो NH7 हो जाती है। तो ये चीजें आप देखिए कि कितने NH के संयोग से ये बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर से श्रीनगर से पंजाब जाती वो NH1A, और पंजाब से हरियाणा और दिल्ली तक जाती वो NH1, और दिल्ली से आगरा NH2, आगरा से ग्वालियर NH3,
और ग्वालियर से झांसी NH 75 और NH 26। उसके बाद झांसी से होते हुए जो आगे बढ़ती है NH 7। अब देखिए होता क्या है, और चीजें ये जान लीजिए। वो ये जानना है कि NH 1 और NH 2 को सम्मिलित रूप से जान लीजिए, सम्मिलित रूप से GT रोड के नाम से जाना जाता है। GT रोड, जिसको आप हिंदी में शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए और भी चीजें इससे क्या उभर कर सामने आती है। अब देखिए कई बार होता है कि भारत जो सबसे लंबा NH है उसकी लंबाई के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसकी लंबाई के बारे में जान लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है, ये पूछ देगा लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है दोस्तों 3745 किलोमीटर। ये वर्तमान में NH 44 की सबसे अधिक लंबाई है। एक चीज और देख लीजिए, भारत का सबसे लंबा NH कभी NH 7 हुआ करता था, तो वो आप यहां पे देख रहे हैं, वो NH 7 है, लेकिन अब वो कई NH मिलकर NH 44 बन गया है। अब एक चीज और पूछेगा, जैसे ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत का सबसे लंबा NH जो है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अब आप एक बार इनको देखिए और बताइए, इनको देखिए और बताइए। बहुत से साथी आई होप कि यहां पे गलती कर बैठेंगे। आप देखिए और बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरी है। अब देखिए, अगर आपने देख लिया, अगर आपके दिमाग में आ गया तो मैं लिख दूं, यह 9 राज्यों से होकर गुजरती है। सिर्फ 9 राज्यों ही नहीं, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती। अब कहेंगे 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कैसे? अब देखिए वो ये है, श्रीनगर जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ऊपर से ये दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा दिल्ली से, और उसके अलावा 9 राज्य से होकर प्रवेश करती गुजरती है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, जब आप काउंट करेंगे तो कई 9 से ज्यादा राज्य आपको दिख जाएंगे। आप थोड़ा सा रुक जाइए। आगरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ग्वालियर कहाँ है? MP में। उसके बाद फिर अभी हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि MP के बाद फिर वो UP में प्रवेश करती है। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नीचे जब उतरते हैं तो एक अजीब नक्शा बना है उस जगह MP और UP के बीच। तो वही होता है कि MP के बाद कुछ हिस्सा फिर UP में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रवेश करती है। तो इस तरह ये सब टॉपिक है इससे संबंधित। अब एक चीज और देख लीजिए, पूछ देगा वो ये कि जैसे कहां कहां से प्रश्न उठता है, ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछ देगा, जैसे जानना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा NH जो है वह जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसे क्रमशः सजाइए। तो वो इसका क्रम है कि श्रीनगर से होकर चला है और वो तमिलनाडु तक गई है। तो वो क्रम से ये राज्य है। कई बार होगा इसको उलट पुलट कर देगा और कहेगा इसको अवरोही क्रम में सजाइए या क्रम से सजाइए। तो इनको भी क्रम से याद कर लीजिएगा। इसको 2-3 बार जब आप रिपीट कीजिएगा ना दोस्तों, तो बखूबी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी और जानकारी लेना आवश्यक है, वो अभी हम बताते हैं। आइए दोस्तों, NH के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी ने देखा भारत का सबसे लंबा NH। अब देखिए जो लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट, भारत का सबसे छोटा NH। यहां भी बहुत से साथी गलती करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने कहा कि रिकॉर्ड बनते हैं वो हमेशा के लिए नहीं, रिकॉर्ड टूटने के लिए भी बनते हैं। वो अभी साबित होगा। देखिए, भारत का सबसे छोटा NH में जो नाम अब जुड़ा है वो नाम है NH 327B, जिसकी लंबाई है टोटल 1.20 किलोमीटर, और वो कहां है? पश्चिम बंगाल में। इससे पहले भारत का सबसे छोटा NH हुआ करता था NH
47 है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर थी और वो केरल में है। तो अब भूलेंगे नहीं, भारत का सबसे छोटा एनएच का नाम क्या है? सबसे छोटा एनएच का नाम है 327B, न कि 47A। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो ये हो गया सबसे छोटा एनएच, ये सब ऐसी चीजें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आगे हम बढ़ते हैं। भारत का नया एनएच मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, इसको आप करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं। मतलब भारत का सबसे नया एनएच मतलब वर्तमान में घोषित सबसे लास्ट एनएच का नाम क्या है? वो एनएच है, उसके बारे में थोड़ा 2-4 टॉपिक जान लेना चाहिए। भारत का सबसे नया एनएच है एनएच 703 AA, 2 बार ए यहां है, एनएच 703 AA, जिसकी लंबाई है या विस्तार है कपूरथला से गोइंदवाल साहिब। अब देखिए होता क्या है, इनकी घोषणा, इस एनएच की घोषणा की जाती है 17 अक्टूबर 2019 ईस्वी में। उसके बाद इसका नया नाम रखा जाता है, इस एनएच का नामकरण भी किया जाता है, बाद में इसका नाम चेंज किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम बाद में कर दिया जाता है श्री गुरु नानक देव जी मार्ग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस एनएच का नाम किसी धार्मिक महापुरुष के नाम पर रखा गया है। किस एनएच का नाम किसी धार्मिक महापुरुष के नाम पर रखा गया है, वो है 703 AA। और उसका नाम क्या, बड़ा अजीब है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, एक सम्मान से नाम ले सकते हैं, श्री गुरु नानक देव जी मार्ग, है ना। नानक जी के नाम पर इस एनएच का नामकरण किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण एनएच ये है, पूर्वोत्तर भारत से शेष भारत को जोड़ने वाला एकमात्र एनएच कौन सा है, और वो एनएच है 31। तो ये एनएच से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अभी रुकिए, हम जाने वाले नहीं है, अब महत्वपूर्ण एनएच को हम पूरी तरह क्लियर करेंगे, तभी हम नेक्स्ट वीडियो में और सब बातें हम जान पाएंगे। तो ये एनएच के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी और हम कुछ महत्वपूर्ण एनएच के बारे में जानेंगे, तब तक इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये दोस्तों अब कुछ प्रमुख एनएच के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। ये हमने कई कॉलम बना रखा है। यहाँ एनएच का नाम, उस एनएच का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसकी लंबाई और उनके बारे में कुछ विशेष बातें हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है NH1। ठीक है, NH1 का विस्तार है दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर, और उसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। दूसरा एनएच है NH2। ये सब चीजें अभी आप NH जो 44 के बारे में हम बता रहे थे उसमें बखूबी आप इसको उससे कनेक्ट करके देखिए और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, NH2 उसका विस्तार है दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, और उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि दोनों NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अगले NH3, तीसरा NH है, उसका विस्तार है आगरा से मुंबई। ठीक है ना, NH3 ये भी NH44 का पार्ट है। देखा आपने, आगरा से मुंबई यानी महाराष्ट्र, उसकी लंबाई है 1161 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं आगे NH4। NH4 का विस्तार है थाने से चेन्नई। थाने मतलब महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से चेन्नई यानी तमिलनाडु। ठीक है, अब वहां देखिए उसकी लंबाई, NH4 की लंबाई 1235 किलोमीटर है। अब इसके बारे में थोड़ी सी देख लीजिए कि यह NH4 का विस्तार किस राज्य में कितना है, ये भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न यूपीएससी जैसी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका विस्तार 4 प्रमुख राज्यों में है, देख लीजिए। महाराष्ट्र में 371 किलोमीटर, कर्नाटक में 658 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 83 किलोमीटर और तमिलनाडु में 123 किलोमीटर। पूछ देगा NH4 की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, वो है आंध्र प्रदेश 83 किलोमीटर, और सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, वो है कर्नाटक 658 किलोमीटर। ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है NH5। NH5 का विस्तार जो है वह बहारागोड़ा से चेन्नई के बीच है, और इसकी लंबाई है टोटल 1610 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं NH44।
NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी और उसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। और अभी पूरा इसी पे हमने फोकस किया था। ये भारत का वर्तमान में सर्वाधिक लंबाई वाला NH है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला NH है NH8। उसका विस्तार है दिल्ली से मुंबई और लंबाई है 1428 किलोमीटर। ठीक है, अगला NH है NH9। उसका विस्तार है मुंबई से विजयवाड़ा और उसकी लंबाई है 841 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आगे है NH10। उसकी लंबाई, उनका विस्तार जो है दिल्ली से फजिल्का, एक फजिल्का जो है कि जगह है, दिल्ली से फजिल्का के बीच इनका जो कि विस्तार है और उनकी लंबाई 403 किलोमीटर है। और इसके बारे में विशेष बातें हैं कि यह जो है भारत पाक सीमा के साथ साथ चलता है। ठीक है, तो ये इस पर ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है कि भारत पाक सीमा से होकर गुजरने वाला NH कौन सा है। एक NH ये हो गया 403 किलोमीटर NH10। दूसरा NH है NH15। वो जो पठानकोट, राजस्थान का पठानकोट से सामाख्याली जो गुजरात में पड़ता है, वो 1526 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भी भारत पाक सीमा के साथ चलने वाला NH है। इस तरह आज हमने जो कि स्थल जो कि मार्ग है या स्थल यातायात के जो साधन है उसमें मुख्य रूप से NH को हमने जानने का प्रयास किया। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें, अन्य बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। अब चलते चलते अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं। ये हमारी मुहिम है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल माध्यम से घर बैठे एजुकेशन पहुंचाने का। तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, थोड़ी सी आप भी कोशिश कर लीजिए इस परिवार को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विस्तार कर सकते हैं कीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने सपनों को उड़ान दीजिए, अपने सपनों को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।